नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यूपी मांगे उत्तर। और आज यूपी इस बात का उत्तर मांग रहा है कि पीएफआई पर बैन कब। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर इस्लामिक कट्टरपंथी के तमाम आरोप लगते रहे हैं और इस संगठन को सिमी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। आज दिन भर एनआईए ने एक साथ 12 राज्यों में छापा मारकर अब तक के सबसे बड़े अभियान को अंजाम दिया। इन छापों में पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम समेत 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद पीएफआई ने एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए केंद्रीय एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो विरोधी इस छापेमारी को महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर गुरुवार की आधी रात से एनआईए ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की है। ये छापेमारी पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई। देश के 12 राज्यों में छापेमारी कर 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टेरर फंडिंग में ये एक्शन हुआ है। यूपी में एटीएस और एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 8 संदिग्धों को पकड़ा है। लखनऊ के इंदिरा नगर से 1, वाराणसी से 2, बाराबंकी से 1 और बहराइच से 2 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गाजियाबाद में पीएफआई के संदिग्ध को पकड़ने गई एटीएस की टीम के सामने संदिग्ध के घर की महिलाएं खड़ी हो गईं। उन्होंने एटीएस के वांटेड की भागने में मदद की और उसे मौके से भगा दिया। छापेमारी हुई है एनआईए की, और एनआईए की छापेमारी के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। और कल जो है छापेमारी की गई है, पूरे परिवार के लोग जो है, ये बताइए कि कल जो है कितने बजे आई थी, आप लोग को जानकारी जो है? 3 साढ़े 3 बजे बता रहे हैं, अभी पता नहीं चला, देख नहीं जरा। क्या काम करता था? सिलाई कपड़े का। सिलाई का काम करता था। अच्छा, जो आप क्या और कौन कौन के दोस्त में थे? कभी पीएफआई से कभी कोई काम करे? उसके बारे में तो कपड़े का काम करते हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार पीएफआई पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। सबूतों के बाद पीएफआई पर बैन भी लग सकता है। पीएफआई की ऑफिशियल वेबसाइट बंद कर दी गई है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए और डीजी एनआईए के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की है। और चर्चा शुरू करें उससे पहले छापेमारी की 3 वजह आपको बताते हैं। पीएफआई पर छापेमारी आखिर क्यों, यह भी हम आपको बताते हैं 3 वजह। पहली वजह क्या है? टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। दूसरी वजह की अगर हम बात करते हैं तो टेरर ट्रेनिंग कैंप लगाने के भी आरोप लगे हैं। पहली वजह टेरर फंडिंग और दूसरी टेरर ट्रेनिंग कैंप। और तीसरी वजह क्या है? भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग के आरोप लगे हैं, जिसके बाद ये छापेमारी देखने को मिली है और एनआईए ने छापेमारी की है। और अलग अलग जगहों पर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई और विवादों का पीएफआई क्या कब विवाद से जुड़ा ये भी हम आपको बताते हैं। फुलवारी शरीफ पटना गजवा ए हिंद स्थापित करने की साजिश रची जा रही थी। कर्नाटक की बात करते हैं तो प्रवीण नेत्तरू की हत्या में कनेक्शन सामने आया। सीएए एनआरसी में प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन से जुड़े पीएफआई सदस्य। और अगस्त 2012 असम में दंगे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन चलाया गया। जुम्मा हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो पीएफआई का नाम सामने आया है। तो ये एक एक करके हमने आपको बताया कि आखिर क्या कुछ पूरी कहानी है, कितने आरोप लगे हैं और क्यों ये छापेमारी की गई है। और इसी पर हम आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ शमशी आजाद जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अशोक सिन्हा जी आरएसएस विचारक है, अशोक जी स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, शोएब जी स्वागत है आपका। मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर है, मोहम्मद अफाक बहुत स्वागत है आपका। शमशी आजाद जी, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। छापेमारी के पीछे का मकसद क्या है? क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? रणनीति क्या है, जरा समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से एक फंडा रहा है और हमेशा उसी पर काम करने का उन्होंने काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, और हिंदुस्तान में अमन चैन की जो भी अमन चैन के बाधा डालने की कोशिश करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार
कहीं से भी माफ करने के मूड में नहीं है। लगातार हो रहे हमले, लगातार कहीं ना कहीं पर जो इसके पहले भी रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दिया, ईद के पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम ईद की नमाज नहीं होने देंगे। तो इसी तरीके की उनकी कई गतिविधियां, लगातार ये आवाज उठती रही कि पीएफआई और उनके कार्यकर्ताओं पर बैन लगाया जाए। उसी संदर्भ में यहाँ पर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने लगातार 12 राज्यों में छापेमारी करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शामिल है। तो इस तरीके के जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, चाहे एनआरसीए का मामला रहा हो, चाहे सीए का मामला रहा हो, चाहे कहीं पर भी कोई मामला हो, अभी कानपुर में भी जो हुआ था, आपके सहारनपुर में हुआ था, प्रयागराज में भी हुआ था, जो पत्थरबाजी करने का, जो उसमें भी कहीं ना कहीं से इन्हीं लोगों का हाथ था जो पीछे से ऐसा काम करते हैं ताकि हिंदुस्तान में जो अमन चैन चल रहा है उसको बदनाम करने का, जो विश्व में एक हिंदुस्तान की एक अच्छी छवि बन रही है उसको बिगाड़ने का काम, कपिल श्रीवास्तव जी अलग से एक इस्लामिक स्टेट बनाने का काम जो है वो इनके कपिल श्रीवास्तव जी चर्चा में आई। कपिल श्रीवास्तव जी इससे पहले भी बाकायदा लगातार बाहर से होती रही है, फंडिंग होती रही है, इस पर भी आगे बातें आएंगी, चर्चा में और चीजें निकल कर आएंगी। कपिल श्रीवास्तव जी, पहले भी डिबेट हुई थी इस पर, तो आपने ये कहा था कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? अगर उनकी आंखों में इतना खटक रही है या फिर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको बैन करे या कार्रवाई करे। याद होगा आपको भी, अब तो कार्रवाई कर रही है, ठीक है? अनुज भाई, आपके पैनल पे जितने लोग बैठे हैं और आप स्वयं, एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि कार्रवाई करना और कार्रवाई लीगली प्रूफ करना कि आपने विधिक कार्रवाई की है, ये दो बातें हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, सुबह से पीएफआई पे छापे चल रहे, किसी भी राजनीतिक दल ने इस छापे का विरोध नहीं किया जी, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते कम से कम हम इतना पूछना चाहते हैं आपके पैनल पे जो सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, जो हमारे संघ के आदरणीय सिन्हा साहब बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, श्रद्धेय हैं, अन्य जो पैनल पे लोग बैठे हुए हैं, क्या कपिल श्रीवास्तव को कोई बता सकता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है 154 सीआरपीसी में, उसके तहत कौन कौन से लोगों को नामजद किया गया, किस सेक्शन के तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं और उसकी चिक एफआईआर क्या है, तहरीर हिंदीवादी या इंग्लिशवादी जो भी हो, अगर ये है तो आगे इस पर लीगली ही डिस्कशन करना चाहिए। और अगर ये नहीं है तब तो सीआरपीसी जिस बात को कहती है, और जो बासु साहब का केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे किसी के गिरफ्तारी से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कैसे किसी की गिरफ्तारी करना चाहिए, वो सरकार ने किया है, तो हम क्लैप बजाएंगे सरकार के लिए। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो सरकार पे ये प्रश्न उठता है कि देखिए, एजेंसीज को स्वतंत्र रखना ही उचित होता है। अगर स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, कपिल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा थोड़ा क्लियर कीजिए ना। तो उनको तो सर गिनाने हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विधिक कार्रवाई नहीं हो रही? विधिक कार्रवाई की बात आपने कही, आपके पास एफआईआर है, कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। सीधा सवाल सीधा जवाब, आपको क्या लग रहा है? आपके पास एफआईआर है, आपके चैनल के पास, आपके चैनल के पास, नहीं सुन लें, आपके चैनल के पास एफआईआर है तो जरा प्ले कर दें। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अंकित की गई होगी उसके बाद ही कार्रवाई होती है। इतना तो जवाब दीजिए। तो मुझे आप समर्थन में कि विरोध में? प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतर्गत धारा क्या है? नहीं वो नहीं, मैं विधिक कार्रवाई के समर्थन में हूँ, अगर विधि सम्मत हो रहा है। अगर विधि सम्मत हो रहा है, नेशनल जांच एजेंसी है ये राष्ट्रीय जांच गिरफ्तारी से उसको बताना पड़ेगा कि आपने उस पर क्या आरोप लगाया, कौन सा एफआईआर दर्ज किया है। हमको आप मुकदमा अपराध संख्या, अंतर्गत धारा, नाम बनाम और एक्यूज के नाम बताइए। देखिए, फालतू की डिस्कशन नहीं। शमसी आजाद जी, अगर आपको लीगल डिस्कशन करना है तो मुझसे कीजिए, नहीं करना मुंह हिलाना तो औरों से कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। और इनको अनुज जी पहले आप मना कीजिए। आप मुझे बताइए, आपके चैनल के पास एफआईआर है? पार्टी को जितना दर्द होता है आपके चैनल के पास एफआईआर है? अब देखिए, कपिल श्रीवास्तव जी, जांच एजेंसी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। ये कोई चौकी और थाने का मैटर नहीं है, ये नेशनल। अरे नहीं, ऐसे नहीं जांच होती है। ये कौन सी बात हुई? बिना एफआईआर दर्ज किए हुए आप जांच कर लेंगे, गिरफ्तारी कर लेंगे? ये कैसे हो सकता है? अधिकार है। दिन भर आप इस पर डिस्कशन करा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं अपने
नहीं देश के नागरिकों पर, तो वाकई अगर अपराध किया तो निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए, उसको सजा कराइए, उसको फांसी कराइए। कपिल श्रीवास्तव लेकिन विधिसम्मत कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जुड़ा हुआ मामला है और राज्य से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसमें जांच एजेंसियों को अधिकार होता है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है, 4 दिन के बाद मैं इसी पर आ रहा था, शमशी आजाद मैं इसी पर आ रहा था, कपिल श्रीवास्तव जी इसी पर आ रहा था। एक सेकेंड शमशी आजाद जी, कपिल श्रीवास्तव जी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आप कह रहे हैं विधिक कार्रवाई नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी दिखाओ तब हम इस पर बात करेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोर्ट ने भेज दिया ना रिमांड पर। आप तो कानून के अच्छे जानकार है, कुछ इसमें लूप होल है तो बता दीजिए, समझा दीजिए। इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े एंकर हैं, नहीं सुनिए नहीं मुझे बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। आप इतने बड़े चैनल पे हैं और एंकर हैं जी, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की डबल इंजन की सरकार के प्रवक्ता है, मैं अगर पूछ रहा हूं मेरे पास एफआईआर नहीं, तो आपको एफआईआर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 154 में एफआईआर दर्ज होगी, उसी का तो संज्ञान लिया होगा ना रिमांड पर मजिस्ट्रेट ने जी। मुझको लीगल कार्रवाई ना समझाए। मैं डेली यही काम करता हूं और जो पूछ रहा हूं उसका जवाब हो तो बताइए किस सेक्शन के तहत कार्रवाई? धैर्य रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको आपके संबंधियों से, आपको आपके दोस्तों ने बहुत जल्द वाहवाही लूटना चाहते हैं क्या? ठीक है, आप अच्छा काम करो, आप ठीक है। मोहम्मद अफाक ये ने 106 लोगों को ऐसे ही नहीं गिरफ्तार किया। मोहम्मद अफाक इस पूरी जांच को और कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ठीक है, एक एक करके आते हैं ना, एक एक करके ठीक है। इसका शमशी आजाद इसका जवाब जरूर लेंगे। आप प्रवक्ता बने हुए हैं, आपको मालूम ही नहीं है किस सेक्शन के तहत कार्रवाई। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, दूसरे राउंड में ले लीजिएगा जवाब। बाकी और जितने जवाब है दूसरे राउंड में ले लीजिएगा। शमशी आजाद कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं। मोहम्मद अफाक, कैसे देखा जाए इसको, इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो एक माहौल चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है, और इस वक्त सरकार पूरी तरह से बौखलाई भी है। उसको कुछ नहीं मिला तो उसने फिर मुसलमानों ही को ला के सामने खड़ा कर दिया बौखला के। ये यात्रा ऐसी है कि जो अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के, उसमें ये उससे बड़ी यात्रा है। तो इस वक्त सरकार बौखलाई भी है, उस हताश है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसने लाके मुसलमानों को फिर सामने लाके खड़ा कर दिया। मुसलमानों के जो संगठन है, मुसलमान सारे मुसलमानों पे टिकरे फोड़ रही है, और 24 तक न जाने और कितने मुसलमानों को इसका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बेदोषी है तो उनको जेल में डालना चाहिए। अब इनाये को उन्हीं ने लाके खड़ा कर दिया कि सारा फैसला इनाये करेगी। आप पूछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ जो वो थोप देंगे, जो इल्जामात लगा देंगे, आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, आप अपने वकील से भी पास नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वो कस्टडी में है, जो वो चाहेंगे वो होना है। इसके लिए हम क्या कहें कि ये 24 की तैयारी है कि कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है अशोक सिन्हा जी, कुछ नहीं है, यही अशोक सिन्हा जी 24 की तैयारी है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर अफाक साहब कह रहे हैं। अब जो राजनीतिक दल हैं वो इस तैयारी को समझेंगे और नहीं समझेंगे। जहां तक इस घटना का या इस जो कार्य हुआ है इसका संबंध है, वह देश की सुरक्षा से है। सीधा संबंध। ये जो जितने छापे पड़े हैं वो देश की सुरक्षा से संबंध है उसका। आईबी ने जब इशारा किया है कि बाहर से फंडिंग भी हो रही है और बाहर से सारा कुछ किया जा रहा है, तब जाकर के व्यापक पैमाने पर यह कार्रवाई थी। राडार पर तो ये लोग थे सरकार में बहुत पहले से जी, और ये संगठन वही है जो 2001 में पोटा लगा करके सिमी को प्रतिबंधित किया गया था। चूंकि उस प्रतिबंध से इस संगठन का कुछ नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए प्रतिबंध लगाने वाला कार्य जो है वह अलग रखा गया जी। यह रखा गया कि इन्हें एक्सपोज करिए समाज में और इनके आकाओं को पकड़िए जी। जब इनके आका पकड़ जाएंगे तो ये सब बता देंगे, सारी कुंडली उगल देंगे। हाँ। तो ये जो कार्यवाही हुई है ये ठीक वैसे ही हुई है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि यह देश दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों की जनसंख्या वाला देश है ये। हाँ। और इस देश में 72 फिरके मुसलमानों के रहते हैं जी। और ये सब 72 के 72 फिरके जो हैं
एक साथ दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इतनी आजादी, इतना सुख, इतना इनको कानूनी सुरक्षा, यह सब कुछ इसी देश में हासिल है। और मैं बता दूं, इस देश का मुसलमान, जिसके खलीफा अलग अलग राजनीतिक दल बनते हैं, इस देश का मुसलमान इनके साथ नहीं है। ये सभी अपने को उनका मालिक कहते हैं या उन्हें बरगलाने की लेकिन सिन्हा कोशिश साहब एक करते हैं। तबका ऐसा भी परंतु है, देश का वो राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि भाई मुसलमान मुसलमान इस देश के परेशान माध्यम है, से प्रताड़ित किया जा रहा है, दबा कुचला है मुसलमान। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आफाक साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये 24 की तैयारी है। कुछ लोग कहते हैं ध्यान भटकाने की कोशिश है, आप कह रहे हैं देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला है। कैसे देखें? देखिए, ये आफाक साहब तो कहेंगे क्योंकि भाई उनका एक ही धंधा है, वो राजनीति है। राजनीति के अलावा वो नहीं जानते कुछ। उनके सामने देश अलग है, राजनीति और वो उस दल में सम्मिलित, उनका पार्टी बहुमत में आए, बेरोजगारी उनकी दूर हो, वो ये चाहते हैं। तो वो इस प्रकार की बात तो करेंगे ही, परंतु यह स्पष्ट रूप से एक सूत्री कार्यक्रम है कि यह देश की सुरक्षा का मामला है। शोएब सिद्दीकी जी कैसे देखेंगे इसे? मुसलमानों में भी अभी देखिए मोहन भागवत जी मिल करके आए हैं। हाँ, देखा हमने, तस्वीरें देखी मोहन भागवत जी की, आज की तस्वीरें देखी हमने। शोएब सिद्दीकी जी चर्चा में आइए, कैसे देखा जाए इसे? जी देखिए अनुज भाई, ऐसा है कि बहुत देर से चर्चा चल रही थी और हर पार्टी के लोग अपनी सियासत की रोटियां इस पर सेकने की कोशिश कर रहे थे। जहां मुल्क खतरे में अगर आता है तो जाहिर सी हर आदमी की जिम्मेदारी है, चाहे कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, अगर मुल्क के खिलाफ कोई राजनीति कर रहा है तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस पर कानून बना भी है और कार्रवाई की जाती है। लेकिन बात यहाँ पे एक आती है कि अगर आप एक समुदाय को टारगेट पे लेके काम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप देखिए, जब कोई किसी को पकड़ा जाता है तो पहले जांच एजेंसियां पकड़ती हैं, उसके बाद जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि उनको पावर है, ठीक है पावर है, आपको पकड़ने की पकड़िए, लेकिन आप इसको साबित करिए। कुछ लोग पहले पकड़े गए थे, आप देखिए उसके बाद जो छूटे हैं तो उनको बाइज्जत बरी किया गया, तो आखिर उनके जो कई साल जेल में काटे गए उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप एक समुदाय को टारगेट बिल्कुल न लिया। संगठन की बात है, शोएब सिद्दीकी जी, अगर पीएफआई पर कार्रवाई होगी सिद्दीकी साहब, तो ये आप लोग कैसे परसेप्शन बना सकते हैं कि एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? उनका रिकॉर्ड नहीं देखा, पिछले आरोप नहीं देखे, क्या कुछ अभी मैंने बताया था ना शो की शुरुआत में, वो सब नहीं देखा क्या? मैंने देखिए मैं ये बात कह नहीं रहा हूं, मैंने देखिए अभी आप देखिए जितने मामले सामने आजकल चल रहे हैं वो एक समुदाय को टारगेट लेके चला रहे हैं। सरकार को सामने आके अपनी बात को रखना पड़ेगा कि हम इस और आप बताइए 106 लोग पकड़े गए हैं या और पकड़े जाते हैं, आखिर एक समुदाय टारगेट पे क्यों आता है? अब पीएफआई में किस समुदाय के लोग हैं तो क्या किया जाएगा? अब अलग से दूसरे समुदाय को पकड़ के थोड़े ना पीएफआई ज्वाइन करा दिया जाएगा। देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं शोएब जी, आप तो हमेशा ठीक बात करते हैं, आप तो तर्क के साथ बात करते हैं, लेकिन आज आप क्या बात कर रहे हैं? आप पीएफआई पर अगर यहाँ पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनको गिरफ्तार कर रही हैं, शक है, तो आप एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कैसे कह सकते हैं? समुदाय की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहा हूँ, वो वही समुदाय है, वो वही समुदाय है जो छोटा सा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करता है, अलीगढ़ में नारा लगाता है, कश्मीर में नारा लगाता है, पत्थरबाजी करता है। ये उसी कट्टरपंथी समुदाय की बात है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, का मामला है तो सहयोग करना चाहिए। जो मुसलमान शांति का प्रतीक हुआ करता था, आज ऐसी क्या बात हो गई कि उसके ऊपर शक किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि लगातार ये ऐसी हरकतें करते चले आ रहे हैं। मोहम्मद अफाक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मोहम्मद अफाक, बोलिए अफाक साहब, बोलिए। एक सेकंड शोएब भाई, ठीक है, कोई मामला अलीगढ़ में अगर सनातन शिक्षा की बात की गई तो इनको तकलीफ हुई। हाँ ठीक है शमशी जी, तो इनको तकलीफ, शमशी जी एक सेकंड, ठीक है शमशी जी। अफाक साहब बोलिए, एक सेकंड, अफाक साहब चर्चा में बोलिए, रखिए अपनी बात। आ रहा हूँ शोएब सिद्दीकी, आ रहा हूँ ऐसे नहीं ना, एक एक करके। शमशी आजाद प्लीज, एक सेकंड। अनुज भाई, हाँ हाँ मैं बोले दिए, अनुज भाई जल्दी फिनिश करिए, 20 सेकंड दे रहा हूँ। अफाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। पहले आप, हाँ बोलिए। हाँ सुनिए मेरी बात। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं, सुनिए, जैसे ये कह रहे हैं कि
हमने ज्ञानवापी समर्थन नहीं किया, क्यों नहीं किया? पत्थरबाज का समर्थन आपने किया, मैंने नहीं किया। हाँ। लेकिन अगर आप एक टारगेट लेके कोई काम करते तो नहीं, पुरानी डिबेट मुझे याद है, तभी तो मैंने कहा शोएब सिद्दीकी, तभी मैंने कहा ना कि आप तो तर्क के साथ बात करते हैं। मैंने तो तारीफ की आपकी, लेकिन आज आपकी बात गले से नीचे नहीं उतर रही ना, आज आपकी बात गले से नीचे नहीं उतर रही है शोएब भाई। मैंने आपके चैनल से कहा, हाँ कहा आपने, मैं मान रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं। ठीक है आफाक साहब, जल्दी से कह लीजिए अपनी बात, ब्रेक पर जाना है। आफाक साहब अरे आप सुनिए तो बात, एक सेकंड आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं ना, टारगेट पे सुन लिया। करिए, हाँ जो भी समुदाय है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ। आप एक टारगेट वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट जवाब देंगे ना, शमशी आजाद यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है आफाक साहब बोलिए जल्दी, बहुत देर से उंगली उठा रहे थे, बोलिए, ब्रेक पर जाना है। पहले वो आ रहा हूँ शोएब भाई, आ रहा हूँ ना, आप ही नहीं बोलते रहिएगा ना। अरे हो गया ना, अब ठीक है, बोल लिया आपने भाई, आ गई आपकी बात, मैं समझ गया ना। आफाक साहब बोलिए। अरे मैं जीत नहीं गया साहब, मैं मुल्क देखिए। ठीक है आफाक साहब, अरे आपका नाम नहीं है ना, आपका नाम शोएब सिद्दीकी है भाई, मोहम्मद आफाक दूसरे हैं। देखिए ऐसा है कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई बीजेपी की या आरएसएस की नहीं है, हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा के लिए, और हम सब उसके लिए तैयार हैं। बार बार अपने आप को कहना कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला, ये हमारा देश का मामला है, हमारी नस्लों का भी मामला है, ये हमारे देश का मामला। ये भाजपा अपने ऊपर जिम्मेदारी न ले कि वही अच्छे देशभक्त हैं, वही असली देशभक्त हैं। ठीक है, हम लोग भी तो हैं देश के, हमारे लोग। ठीक है, ठीक है आफाक साहब, आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ, मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया। ब्रेक से लौटेंगे तो कपिल श्रीवास्तव से चर्चा की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है वो भी हम क्लियर पूछेंगे उनसे, साफ साफ पूछेंगे कि आखिर उनका स्टैंड क्या है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। फंडा रहा है और हमेशा उसी पर काम करने का उन्होंने काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, और हिंदुस्तान में अमन चैन की जो भी अमन चैन के बाधा डालने की कोशिश करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कहीं से भी माफ करने के मूड में नहीं है। लगातार हो रहे हमले, लगातार कहीं ना कहीं पर जो इसके पहले भी रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दिया, ईद के पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम ईद की नमाज नहीं होने देंगे। तो इसी तरीके की उनकी कई गतिविधियां, लगातार ये आवाज उठती रही कि पीएफआई और उनके कार्यकर्ताओं पर बैन लगाया जाए। उसी संदर्भ में यहाँ पर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने लगातार 12 राज्यों में छापेमारी करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शामिल है। तो इस तरीके के जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, चाहे एनआरसीए का मामला रहा हो, चाहे सीए का मामला रहा हो, चाहे कहीं पर भी कोई मामला हो, अभी कानपुर में भी जो हुआ था, आपके सहारनपुर में हुआ था, प्रयागराज में भी हुआ था, जो पत्थरबाजी करने का जो, उसमें भी कहीं ना कहीं से इन्हीं लोगों का हाथ था जो पीछे से ऐसा काम करते हैं ताकि हिंदुस्तान में जो अमन चैन चल रहा है उसको बदनाम करने का, जो विश्व में एक हिंदुस्तान की एक अच्छी छवि बन रही है उसको बिगाड़ने का काम, कपिल श्रीवास्तव जी अलग से एक इस्लामिक स्टेट बनाने का काम जो है वो इनके कपिल श्रीवास्तव जी चर्चा में आई। कपिल श्रीवास्तव जी इससे पहले भी बाकायदा लगातार बाहर से होती रही है, फंडिंग होती रही है, इस पर भी आगे बातें आएंगी, चर्चा में और चीजें निकल कर आएंगी। कपिल श्रीवास्तव जी पहले भी डिबेट हुई थी इस पर, तो आपने ये कहा था कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, अगर उनकी आंखों में इतना खटक रही है या फिर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको बैन करे या कार्रवाई करे। याद होगा आपको भी, अब तो कार्रवाई कर रही है, ठीक है। अनुज भाई, आपके पैनल पे जितने लोग बैठे हैं और आप स्वयं, एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि कार्रवाई करना और कार्रवाई लीगली प्रूफ करना कि आपने विधिक कार्रवाई की है, ये दो बातें हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, सुबह से पीएफआई पे छापे चल रहे, किसी भी राजनीतिक दल ने इस छापे का विरोध नहीं किया जी, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते कम से कम हम इतना पूछना चाहते हैं आपके पैनल पे जो सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं,
जो हमारे संघ के आदरणीय सिन्हा साहब बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, श्रद्धेय हैं, अन्य जो पैनल पे लोग बैठे हुए हैं, क्या कपिल श्रीवास्तव को कोई बता सकता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है 154 सीआरपीसी में, उसके तहत कौन कौन से लोगों को नामजद किया गया, किस सेक्शन के तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं और उसकी चिक एफआईआर क्या है, तहरीर हिंदीवादी या इंग्लिशवादी जो भी हो, अगर ये है तब आगे इस पर लीगली ही डिस्कशन करना चाहिए। और अगर ये नहीं है तब तो सीआरपीसी जिस बात को कहती है, और जो बासु साहब का केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे किसी के गिरफ्तारी से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कैसे किसी की गिरफ्तारी करना चाहिए, वो सरकार ने किया है, तो हम क्लैप बजाएंगे सरकार के लिए। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो सरकार पे ये प्रश्न उठता है कि देखिए, एजेंसीज को स्वतंत्र रखना ही उचित होता है। अगर स्वतंत्र नहीं तो कपिल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा थोड़ा क्लियर कीजिए ना। तो उनको तो सर गिनाने हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विधिक कार्रवाई नहीं हो रही? विधिक कार्रवाई की बात आपने कही, पास एफआईआर है, कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। सीधा सवाल सीधा जवाब, आपको क्या लग रहा है? आपके पास एफआईआर है, आपके चैनल के पास, आपके चैनल के नहीं सुन लें, आपके चैनल के पास एफआईआर है तो जरा प्ले कर दें। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अंकित की गई होगी उसके बाद ही कार्रवाई होती है। इतना तो जवाब दीजिए। तो मुझे आप समर्थन में कि विरोध में? प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतर्गत धारा क्या है? नहीं वो नहीं, मैं विधिक कार्रवाई के समर्थन में हूँ, अगर विधि सम्मत हो रहा है। अगर विधि सम्मत हो रहा है, नेशनल जांच एजेंसी है ये राष्ट्रीय जांच गिरफ्तारी से उसको बताना पड़ेगा कि आपने उस पर क्या आरोप लगाया, कौन सा एफआईआर दर्ज किया है। हमको आप मुकदमा अपराध संख्या अंतर्गत धारा नाम बनाम और एक्यूज के नाम बताइए। देखिए, फालतू की डिस्कशन नहीं। शमसी आजाद जी, अगर आपको लीगल डिस्कशन करना है तो मुझसे कीजिए, नहीं करना मुंह हिलाना तो और कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। और इनको अनुज जी पहले आप मना कीजिए। आप मुझे बताइए, आपके चैनल के पास एफआईआर है? पार्टी को जितना दर्द होता है आपके चैनल के पास एफआईआर है? अब देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, जांच एजेंसी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। ये कोई चौकी और थाने का मैटर नहीं है, ये नेशनल। अरे नहीं, ऐसे नहीं जांच होती है। ये कौन सी बात हुई? बिना एफआईआर दर्ज किए हुए आप जांच कर लेंगे, गिरफ्तारी कर लेंगे? ये कैसे हो सकता है? अधिकार है। दिन भर आप इस पर डिस्कशन करा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों पर। तो वाकई अगर अपराध किया तो सम्मत कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए, उसको सजा कराइए, उसको फांसी कराइए। कपिल श्रीवास्तव का ये मत कीजिए, लेकिन विधि सम्मत कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? से जुड़ा हुआ मामला है और राज्य से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसमें जांच एजेंसी को अधिकार होता है, बैठे हुए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है, 4 दिन के बाद मैं इसी पर आ रहा था, शमसी आजाद मैं इसी पर आ रहा था। कपिल श्रीवास्तव जी इसी पर आ रहा था। एक सेकेंड शमसी आजाद जी, कपिल श्रीवास्तव जी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आप कह रहे हैं विधिक कार्रवाई नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी दिखाओ तब हम इस पर बात करेंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोर्ट ने भेज दिया ना रिमांड पर। आप तो कानून के अच्छे जानकार है, कुछ इसमें लूप होल है तो बता दीजिए, समझा दीजिए। इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े एंकर हैं। नहीं सुनिए नहीं मुझे बताइए। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ। आप इतने बड़े चैनल पे हैं और एंकर हैं जी, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की डबल इंजन की सरकार के प्रवक्ता है। मैं अगर पूछ रहा हूं मेरे पास एफआईआर नहीं, तो आपको एफआईआर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 154 में एफआईआर दर्ज होगी, उसी का तो संज्ञान लिया होगा ना रिमांड पर मजिस्ट्रेट ने जी। मुझको लीगल कार्रवाई ना समझाए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से एक फंडा रहा है और हमेशा उसी पर काम करने का उन्होंने काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, और हिंदुस्तान में अमन चैन की जो भी अमन चैन के बाधा डालने की कोशिश करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कहीं से भी माफ करने के मूड में नहीं है। लगातार हो रहे हमले, लगातार कहीं ना कहीं पर जो इसके पहले भी रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दिया, ईद के पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम ईद की नमाज नहीं होने देंगे। तो इसी तरीके की उनकी कई गतिविधियां
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। आज देश में एनआईए ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और कार्रवाई की है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और कहां-कहां छापेमारी की गई है वो हम आपको जल्दी से बताते हैं। कौन-कौन से वो शहर हैं, कहां-कहां छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, बहराइच, गाजियाबाद, यहां पर छापेमारी की गई है। तो ये वो जगहें हैं जहां पर आज पीएफआई के कई ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई है, रेड डाली गई है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कहां-कहां छापेमारी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये छापेमारी की जा रही है, क्यों गिरफ्तारियां की जा रही हैं, ये वजह भी हम आपको बता रहे हैं। तो कहां-कहां ये छापेमारी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केरल की बात करें तो 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज्यादा केरल से गिरफ्तारियां हुई हैं। एमपी की बात करते हैं तो 4 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। असम में 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो 106 लोगों की गिरफ्तारियां कुल हुई हैं। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कपिल श्रीवास्तव जी, शमशी आजाद कह रहे थे कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एफआईआर की कॉपी और सारी डिटेल सामने आ जाएगी। आज छापेमारी हुई है, आज गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं आपको और आपकी पार्टी का स्टैंड समझना चाह रहा हूं कि क्या है। अनुज भाई इतना साफ स्टैंड बताए फिर भी अगर ना समझ में आए, मैंने तो ये साफ बात कही कि अगर विधिक प्रक्रिया के अनुसरण पे ये कार्रवाई हो रही है और अगर सरकार विद इन 3 मंथ जो सीआरपीसी में कहा गया चार्जशीटेड करती है और अगर एक्सपर्टाइज ट्रायल करा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने से 1 साल के अंदर इनको फांसी की सजा चढ़ा देती है तो समाजवादी पार्टी आपके लिए क्लैपिंग करेगी अगर ये आतंकवाद की कार्रवाइयों से जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि ये भी देश के नागरिक हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। हाँ। और हम न्यायालय नहीं हैं। हम एक बात कहते हैं कि आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी भी जब यूपीए की सरकार थी तो तोहमत जड़ती रही है कि जितनी एजेंसीज हैं जिनको हम कहते हैं कि निष्पक्ष काम कर रही है, चाहे सीबीआई हो, आईबी हो या एनआईए हो या ईडी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय पे तोता मैना कहा जी। और चीज यह है कि जिस समय साध्वी प्रज्ञा पर जिस समय कैप्टन साहब पे हुआ था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट में खड़ी थी। उसी समय उनको वो इसी एनआईए को कहते थे कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ये कांग्रेस से प्रेरित है और ये फला है, ढिमकी है जी। और जब इनकी सरकार आई तो वही एनआईए ने उनको जो है क्लीन चिट दे दिया। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। इस तरह से खड़ा होता है कि जब इतिहास किसी चीज का काला होता है तो उस पर प्रश्न 1000 खड़े हो जाते हैं। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ईश्वर करे कि सद्बुद्धि हो सरकारों में और विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करके हमेशा इन्होंने देश के खिलाफ और प्रदेश के खिलाफ काम करने का वो काम किया है। सजा दिलाइए, आपकी जब से इनके हाथ से सत्ता गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा काला इतिहास रहा है। तब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता जो हैं कभी इन्होंं देश की बात ही नहीं की। अभी तिरंगा यात्रा कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। पूरा देश तिरंगामय था, लेकिन कपिल श्रीवास्तव का कहीं एक फोटो देखने के लिए नहीं आया और लगातार ये विरोध करते रहे। आज इनके पास न जनता है और न सड़क पे उतरने की हिम्मत है, तो इनका काम सिर्फ यही। शमशी आजाद जी, कपिल श्रीवास्तव सीधे कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का आप मिसयूज कर रहे हैं, किसमें आई आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादी घटना शमशी आजाद जी, केंद्रीय एजेंसियों का नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में भी राज्य एजेंसियों का भी बारे में बात करते हैं। दो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है अनुज जी, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। और आज से नहीं, पीएफआई का जो है संदिग्ध उनकी कार्यशाला और उनका जो है कार्यक्रम जो है ये बहुत सालों से चलता आया है। लगातार इस पे आवाज उठाते रहे हैं। और कपिल श्रीवास्तव इसके पहले इन्होंने ईद के मौके पर, हमको याद है कि एक डिबेट में इन्होंने कहा था कि क्यों नहीं की जाती कार्रवाई, क्यों नहीं छापेमारी की जाती, क्यों नहीं पीएफआई को गिरफ्तार किया जाता। जब पता है कि पीएफआई की फंडिंग ऊपर बाहर से होती है तो क्यों नहीं इनको रोका जाता है। आज अगर इनको रोका जा रहा है तो इनका काम यह है कि अगर जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त
लगता है जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका नेता अगर नहीं बोल रहा है तो इनका ये धार्मिक फर्ज है। अगर ये इंसान है तो इनको चाहिए कि सरकार की आलोचना करना बंद करें और सहयोग की बात करें। ठीक है अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी, शामिल है डिबेट में एक बात और निकल कर आई है सिन्हा साहब, डिबेट में एक बात और निकल कर आई है। ठीक है कपिल जी, ठीक है अशोक सिन्हा जी, डिबेट में एक बात और निकल कर आई है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उससे बीजेपी परेशान है, सरकार परेशान है, इस वजह से ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कितना सहमत है आप? जिसने हमेशा देश को तोड़ा है, अगर ये एक विषय उनके चिंतन का हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम ही हैं देश में केवल, और देश की सुरक्षा पर अगर उस समय खतरा आ जाए तो ये कहेंगे साहब वो हमारा विषय चलाइए। आप तो आपको टीवी पर भी आरोप लगाया जा सकता है कि आप दूसरा विषय पीएफआई लेकर के खड़े हो गए, आप हमारी यात्रा को तो दिखाई नहीं रहे। तो ये एक आत्मश्लाघा है, एक आत्म प्रशंसा है, आत्म प्रवंचना है। यह गुण सब में होता है, इन पार्टियों में भी है, और ये पार्टियों को भी लगता है कि भाई हमको दिखाइए या दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में। आप ये देखिए कि जो इसमें थोड़े से कट्टर मुसलमान केवल लगे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि आप हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो चिंतन है, ये जो सोच है, ये सोच रखने वाले कुछ लोग हैं, और यह इन पार्टियों में जाते हैं। ये सिमी में भी थे, और सेम सिमी में जब प्रतिबंध लगा तो ये सीधे पीएफआई बदलकर इन्होंने संगठन बदल लिया। लोग वही हैं, कार्य वही है, और सारा कार्य है इस्लामिक स्टेट बनाने का, और कोई काम नहीं है। ये गजवा हिंद का एक सपना देख रहे हैं, और यह सपना इनका यद्यपि कभी पूरा नहीं होगा। मोहम्मद अफाक जवाब रडार पे आ गए हैं। मोहम्मद अफाक अच्छी तरीके से इस्लामिक स्टेट की बात अगर आएगी, भली प्रकार से गजवा हिंद की बात आएगी, और तब ये सब कुछ बताएंगे। तो कार्रवाई तो बनती है ना अफाक साहब। नहीं चाहता है, ये भारत देश से मोहब्बत करता है, इसी देश में रहना चाहता है, कोई गजवा हिंद नहीं मांग रहा है। ये बौखलाहट इन्हीं लोगों की है कि सत्ता में कैसे बने रहें, और जब सरकार की नाकामियां सामने आने लगती हैं, आप देख लिए पूरे मुसलमानों ही इश्यूज होते हैं और इनके पास कोई इशू नहीं होता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो कुछ भी हो, जब जनता थोड़ी बहुत सड़कों पे उतरने की बात करती है, फेस करें, तो ये मुसलमानों को सामने लाके वो ये लोगों को करने का काम करते हैं। अच्छा एक सीधा सवाल आफाक साहब, हम इस देश में मुझे घुमा फिरा के नहीं, सीधे सवाल, सीधा सवाल सीधा जवाब, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर कि नहीं होनी चाहिए? सही है या गलत है? अगर गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। अगर गलत है, पहली बात यह है कि अगर वो पकड़े गए हैं तो उसके जैसे कि अभी बताया गया कि बहुत जल्दी उसके वकीलों को और लोगों को मिलने का मौका दिया जाए, परिवार से मिलने का मौका दिया जाए, और जो भी कार्रवाई हो वो मंजर आम पे जल्दी आने। ये नहीं कि इकट्ठा आपने पेश किया कि इतना हमने बरामद कर लिया, इतना सब कर लिया। ऐसा है कि जो भी कार्रवाई हो उसका रोज हमें खुलासा चाहिए। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, रखिए अपनी बात। भाई जब अशोक सिन्हा जी जो बातें गिना रहे हैं, अगर उन सबको देखा जाए तो गलत है ना, चाहे पीएफआई हो चाहे कोई और संगठन हो, कार्रवाई तो बनती है। गलत जो अनुज भाई, जो गलत है वो गलत हमेशा रहेगा, उसमें कोई किसी के साथ अगर खड़ा होता है वो गलत है। संगठन और संस्था हो, पीएफआई हो, कोई संगठन हो, अगर मुल्क के खिलाफ रणनीति बनाता है तो सरासर गलत है। मेरा सिर्फ आपको चैन से एक बात जो हमेशा ही कहना चाहता हूँ मैं, और कहता हूँ कि किसी एक की गलती पे पूरी कौम को आप ना ले लें, जैसा टारगेट लोग बनाते हैं। आप देखिए राष्ट्र की जो सुरक्षा होती है सबसे पहले है, और जहाँ तक मुसलमान की बात है तो 1857 जब मुल्क आज़ाद था तो उसमें मुसलमानों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था, अपनी जानें दी थी जी। तो आप मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी संगठन है मैं उसके साथ हूँ जो मुल्क के खिलाफ है। एक सेकंड शब्द सुन लेनी पूरी बात, लेकिन आज जो टारगेट कर लेते हैं, हर पार्टी अपनी सियासत नहीं, हर पार्टी अपनी सियासत करती है। कुछ समुदाय है के साथ भी है अनुज जी, ये पीएफआई के साथ भी है और ये सिमी के साथ भी थे। देखिए इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि हम उनके साथ हैं। देखिए एक बात समझ लें अनुज भाई, अब चूंकि ये इस पार्टी में बिलोंग रखते हैं, सोचते हैं जो चाहे वो कह दें। अगर ये बात मैंने कही होती तो शायद इसका मंजर ही कुछ और देते। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पीएफआई नाम ही नहीं ले रहा हूं, मेरा जो भी संगठन है
या जो भी संस्थाएं हैं मुल्क के खिलाफ रणनीति अपनाएंगे उनको सदा मौत दे देना चाहिए। हम आपके साथ हैं। चलिए शोएब बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो भी PFI के शोएब सिद्दीकी कुछ लोग आपने बोला ना कुछ लोगों की गलती। एक सेकंड शोएब सिद्दीकी सवाल लीजिए, ऐसे आपस में 1 to 1 करेंगे कैसे काम चलेगा? कपिल श्रीवास्तव जी को दर्द यह है कि कांग्रेस की देश जोड़ने की यात्रा चल रही है। एक सेकंड शोएब सिद्दीकी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। गलत है ये बताइए, आपने कहा ना कि कुछ लोगों की गलती, आप लोगों ने कहा ना कि कुछ लोगों की गलती, उन कुछ लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा? ऐसे ही ना किया जाएगा ना। अरे सर तो उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा? जो लोग भी दोषी हैं, हाँ। देखिए जो भी मुल्क के खिलाफ रणनीति बनाएगा, हाँ। उसको नहीं बख्शा जाएगा, वो चाहे कोई समुदाय का हो। और जो पकड़ा गया कोर्ट में जाहिर रिमांड पे गए, 4 दिन बाद रिमांड पूरी होगी, बात क्लियर होगी जी। हमारे प्रवक्ता साहब, भाजपा प्रवक्ता साहब बात तो घुमा रहे हैं, आप घुमा क्यों रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ। कपिल श्रीवास्तव कौन आपके साथ नहीं है भाई? कौन संगठन साथ? कौन चाहता मुल्क में अमन चैन ना रहे भाई? हाँ ठीक है, आप उस मूवमेंट न दीजिए, नेचुरली जो मुल्क के खिलाफ रणनीति अपनाएगा उसके खिलाफ आप टारगेट थोड़ा छोटा सामने ना चाहिए, सबको मौका मिल जाएगा ना, समय पूरा हो जाएगा, फायदा नहीं। शोएब भाई प्लीज थोड़ा छोटा बोलिए। जी बोलिए कपिल जी बोलिए। बहुत छोटा। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि जैसा कि आपने पहले ही अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी अनुज भाई अपने एंकरिंग में कि ये टेरर फंडिंग का मामला पहला पॉइंट जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टेरर फंडिंग का मामला है तो ये 3 बात तो बतानी चाहिए ना इन्हें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि ये टेरर फंडिंग किस देश से आई थी, किस खाते से आई थी, किस खाते में गई और इसका किस जगह पे आतंकवादी कार्रवाई में यूज किया गया, क्योंकि बिना कोई चेन बनाए आप आरोप पत्र तो ला नहीं सकते हैं। तो इस पर एक विधिक तथ्य दे दीजिए। और दूसरी बात, हम आदरणीय सिन्हा जी के एक बात से सहमत होते हुए असहमत हो रहा। उसका कारण क्या है? आप कह रहे हैं कि जैसे PFI का एक सोच है कि वो इस्लामिक स्टेट बनाए या गजवाए हिंद की जो बात आप कह रहे हैं, वो तो अगर क्राइम कर रहे हैं तो क्या देश के उन लोगों को और उन संगठनों को भी क्राइम करना चाहिए कि वो एक सेकुलर देश को कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भाई जितना बड़ा क्राइम वो कर रहे हैं उतना ही बड़ा फिर क्राइम वो लोग भी कर रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, इसलिए जो स्टेट जिस तरीके से संविधान के साथ है, अशोक जी की बात सुन लेते हैं। RSS को भी खड़ा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा होना चाहिए, मुल्क के हर राजनीतिक सुन लेते हैं अशोक जी की बात सुन लेते हैं, को खड़ा होना चाहिए। ठीक है बोलिए। मैं कपिल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इधर उधर की बात न करके स्पष्ट रूप से इस बात को कहें कि हमारा दल किसके साथ है, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, जो देश का मुसलमान है वह सब इस चीज को समझ रहा है, सारे उसकी वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है, वो समझता है। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम नेतृत्व को सामने आकर के यह कहना चाहिए कि देश के विरुद्ध कोई भी कार्य करेगा तो हम उसके खिलाफ है और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसको सहयोग न करने की बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज ही जब खड़ा होगा, समाज के अंदर से जब लोग खड़े होंगे तो इस प्रकार की कार्रवाइयां निश्चित बंद होंगी, जिसके आधार पर संपूर्ण मुस्लिम समाज को बदनामी की कोशिश करती है। तो मुस्लिम समाज खड़ा हो, उसका नेतृत्व खड़ा हो। आज भागवत जी मिले हैं मुस्लिम समाज से और उनके साथ जो वार्ता हुई है बड़ी संतोषजनक हुई है। और यह हुआ है कि पंथ चाहे जो भी हो, किसी का मजहब चाहे जो भी हो, मगर वह सब देश के स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के एक साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े, तभी ये देश सशक्त होगा, सुगरू बनेगा। और नहीं तो अगर अलग अलग आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, अपने समाज में जो लोग गलत है उनको गलत तो कहोगे नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी FIR मांग रहे हैं, तो यह FIR मांगने की जिद छोड़िए और आप यहाँ अपने देश की NIA पर, आप अपने देश की आप अपने देश की सरकार पर जरा भरोसा ठीक है। अफाक साहब, मोहम्मद अफाक साहब, देखिए ये जो बात निकल कर आई है कि आप आइए भाई, एक सेकंड मांग रहे हैं कि जमानत उनको एक सेकंड शमसियादा जी, एक सेकंड। मोहम्मद अफाक चर्चा में आइए। मोहम्मद अफाक भाई, वो जो कुछ लोग हैं जो गलत कामों में हैं, संदिग्ध हैं, उनको कौन लेके आएगा सामने? सरकारी तो लाएगी, जांच एजेंसियां तो लाएगी ना, जिसका आप लोग कह रहे हैं हम समर्थन नहीं करते हैं, या कोई मौलाना मौलवी लेकर आया आज तक बाहर? सरकार लेकर आएगी ना। बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, गलत का समर्थन बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। कोई देशवासी गलत का समर्थन नहीं करता। जो देश प्रेमी है, जो देश से मोहब्बत करता है, वो कभी गलत बात का समर्थन नहीं करेगा। हाँ। मगर आप
ये देखिए कि मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजबे, बम मिलाद, हमने तो सारे मुल्क देखे हैं। इन आरोपियों को भी हमने देखा है, हमने तो सब कुछ देखा है देश के अंदर, मगर एक समुदाय को निशाना बनाना, टारगेट करना, इस बात से मैं परेशान हूँ। एक आखिर में समुदाय 30 सेकंड दे रहा हूँ शमशी आजाद जी, इससे ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से अपनी बात पूरी रखिएगा। एक समुदाय को निशाना बनाना, फिर बात आ गई, जल्दी से। देखिए, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो देश से जुड़ा हुआ मामला है अनुज जी, अगर उस पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई कर रहा हो, तो चाहे आफाक जी हो, चाहे कपिल श्रीवास्तव हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, इन सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। और क्योंकि ये जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, और उसकी सुरक्षा से जो भी मामला है, ठीक है, समय नहीं है शोएब भाई, सॉरी नहीं दे पाऊंगा समय, चूंकि हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए तमाम मेहमानों का। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है NIA की तरफ से और कई जगहों पर छापेमारी की गई है। 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखना होगा कि आगे और कितने खुलासे होते हैं, आगे क्या कार्रवाई बढ़ती है, कहां तक ये कार्रवाई जाती है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से एक फंडा रहा है और हमेशा उसी पर काम करने का उन्होंने काम किया है कि सबका साथ, सबका विकास, और हिंदुस्तान में अमन चैन की जो भी अमन चैन के बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कहीं से भी माफ करने के मूड में नहीं है। लगातार हो रहे हमले, लगातार कहीं ना कहीं पर जो इसके पहले भी रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दिया, ईद के पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम ईद की नमाज नहीं होने देंगे। तो इसी तरीके की उनकी कई गतिविधियां, लगातार ये आवाज उठती रही कि PFI और उनके कार्यकर्ताओं पर बैन लगाया जाए। उसी संदर्भ में यहाँ पर NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने लगातार 12 राज्यों में छापेमारी करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शामिल है। तो इस तरीके के जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, चाहे NRCA का मामला रहा हो, चाहे CA का मामला रहा हो, चाहे कहीं पर भी कोई मामला हो, अभी कानपुर में भी जो हुआ था, आपके सहारनपुर में हुआ था, प्रयागराज में भी हुआ था, जो पत्थरबाजी करने का, जो उसमें भी कहीं ना कहीं से इन्हीं लोगों का हाथ था, जो पीछे से ऐसा काम करते हैं ताकि हिंदुस्तान में जो अमन चैन चल रहा है उसको बदनाम करने का, जो विश्व में एक हिंदुस्तान की एक अच्छी छवि बन रही है, उसको बिगाड़ने का काम, कपिल श्रीवास्तव जी अलग से एक इस्लामिक स्टेट बनाने का काम जो है, वो इनके कपिल श्रीवास्तव जी चर्चा में आई। कपिल श्रीवास्तव जी इससे पहले भी बाकायदा लगातार बाहर से होती रही है, फंडिंग होती रही है, इस पर भी आगे बातें आएंगी, चर्चा में और चीजें निकल कर आएंगी। कपिल श्रीवास्तव जी, पहले भी डिबेट हुई थी इस पर, तो आपने ये कहा था कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, अगर उनकी आंखों में इतना खटक रही है या फिर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको बैन करे या कार्रवाई करे, याद होगा आपको भी। अब